नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है अवसाद। अपनी शादी की बात सुनकर लता फट पड़ी। कहने लगी, क्या एक बार मेरी जिंदगी बर्बाद करके आप सबको तसल्ली नहीं हुई जो फिर से। अरे छोड़ दो ना मुझे मेरे हाल पर, जाओ निकलो मेरे कमरे से, कहकर उसने अपने पास खड़े कुशन को दीवार पर दे मारा। सावित्री आंखों में आंसू लिए कुछ न बोलकर कमरे से बाहर आ गई। आखिर उसकी इस हालत की जिम्मेदार भी तो वे ही थे। बिना जांच पड़ताल किए सिर्फ लड़के वालों की हैसियत देखकर उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को उस हैवान के संग बांध दिया। यह भी न सोचा कि आखिर क्यों इतने पैसे वाले लोग एक साधारण परिवार की लड़की से अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। जरा सोचते कि कहीं लता के दिल में कोई और तो नहीं बसा। वैसे दबे मुंह ही पर कितनी बार लता ने बताना चाहा कि वह मोहित से प्यार करती है, लेकिन शायद उसके माता पिता यह बात जानना ही नहीं चाहते थे। मोहित और लता एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों अंतिम वर्ष के छात्र थे। जब कभी मोहित लता के संग दिख जाता, सावित्री उसे ऐसे घूर कर देखती कि बेचारा सहम उठता। कभी उसकी हिम्मत ही नहीं हुई यह बताने की कि वह लता से प्यार करता है, पर मन ही मन लता की ही माला जपता रहता था और लता भी उसी के सपने देखती रहती थी। सुमित अच्छा लड़का तो है ही, उसकी हैसियत भी हमसे ऊपर है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए जो उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा, वरना क्या उनके बेटे के लिए लड़कियों की कमी है इस दुनिया में। लता के पिता राजेश ने उसे समझाते हुए कहा था, पर एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि लता मन से इस शादी के लिए तैयार है भी या नहीं। माँ बाप की मर्जी और समाज में उनकी नाक ऊंची रहे, यह सोचकर बारी मन से ही सही, पर लता ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। वह कभी नहीं चाहेगी कि उसके कारण उसके माता पिता दुखी हो। कहने को तो लड़के वाले बहुत पैसे वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुंह मांगा दहेज पाया। अब हमारी एक ही तो बेटी है, हमारे बाद जो भी है सब उसी का ही है, तो फिर क्या हर्ज है अभी दे या बाद में। यह सोचकर राजेश और सावित्री उनकी हर डिमांड पूरी करते रहे, पर उनमें तो संतोष नाम की चीज ही नहीं थी। अपने नाते रिश्तेदार को वे ये कहते अगाते नहीं थे कि उनकी बेटी इतने बड़े घर में ब्याह रही है। लोग भी सुनकर कहते कि भाई राजेश ने तो इतने बड़े घर में अपनी बेटी का ब्याह कर गंगा नहा ली। दिल पर पत्थर रख लता भी अपने प्यार को बुलाकर ससुराल चल पड़ी। विदाई के वक्त उसने देखा एक कोने में खड़ा मोहित अपने आंसू पोंछ रहा था। ससुराल पहुंचने पर नववधू का बहुत स्वागत हुआ। छुई मुई सी घूंघट काटे हर दुल्हन की तरह वह भी अपने पति का इंतजार कर रही थी। वह आया तो लता का दिल धड़का और फिर संभला भी। लेकिन सोचिए जरा, क्या बीती होगी उस लड़की पर जिसकी सुहागरात पर उसका पति यह बोले कि वह उसके साथ संबंध बनाने में सक्षम नहीं और वह इस बात के लिए उसे माफ कर दे। सुनकर धक्का सा रह गया था लता का कलेजा। आखिर क्या बीती होगी उसके दिल पर जब उसे यह पता चला कि उसका पति नामर्द है और धोखे में रखकर उसने उससे ब्याह लिया। पर क्यों जानबूझकर उसके साथ ऐसा किया गया? क्यों उसे और उसके परिवार को धोखे में रखा गया? यह सवाल जब उसने अपने पति से पूछे तो कोई जवाब न देकर वह कमरे से बाहर चला गया। लता की पूरी रात सिसकते ही बीती। उसकी सुहागरात एक काली रात बनकर रह गई। सुबह नहा धोकर उसने अपने बड़ों को प्रणाम किया और जो भी बाकी बची रस्में थी उन्हें निभाया। उसने सोचा कि रात वाली बात वह अपनी सास को बताए और पूछे कि क्यों उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया, लेकिन उसकी जुबान की खुली ही नहीं यह कहने को। कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे कि करे तो क्या करे, क्योंकि रिसेप्शन पर भी सब लोगों के सामने सुमित उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उनकी रात बहुत मज़ेदार रही। हंस हंस कर वह अपने दोस्तों को कुछ बता रहा था और वे चटकारे ले लेकर सुन रहे थे। लता समझ गई थी कि शायद उसके घर वालों को सुमित के बारे में कुछ पता ना हो। उन सबको भी उसने धोखे में रखा हुआ होगा।
पगफेरे पर जब राजेश उसे लिवाने आए और पूछने पर कि वे अपनी ससुराल में खुश है, तो लता खून का घूंट पीकर रह गई। फिर उसने भी वही जवाब दिया जिससे राजेश और सावित्री को तसल्ली हो। एक अच्छे पति की तरह सुमित उसे उसके मायके से लिवाने भी आ गया। पूरे सम्मान के साथ उसने अपने सास ससुर के पांव छुए और कहा कि वे लता की बिल्कुल चिंता ना करे, क्योंकि अब वह उनकी जिम्मेदारी है। धन्य हो गए थे राजेश और सावित्री संस्कारी दामाद पाकर, लेकिन उन्हें क्या पता कि सच्चाई क्या है। वह तो बस लता ही जानती थी और अंदर ही अंदर जल रही थी। लता को अपनी ससुराल आए हफ्ते से ऊपर का समय हो चुका था, पर इतने दिनों में एक बार भी सुमित ने न तो उसके करीब आया और न ही प्यार के दो बोल बोले। हैरान थी वह कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है और वह चुप क्यों है। बता क्यों नहीं देती सबको कि सुमित ने उसके साथ धोखा किया है, लेकिन किससे कहे और क्या कहे, सोचकर वह चुप हो जाती। एक रात नींद में ही लता को लगा कि कोई उसके पीछे सोया है, शायद सुमित है, उससे लगा। लेकिन जिस तरह वह इंसान उसके शरीर पर अपना हाथ फिरा रहा था, उसे शंका हुई। जब उसने लाइट जलाकर देखा तो स्तब्ध रह गई, क्योंकि वहां सुमित नहीं बल्कि उसका पिता था, जो आधे कपड़ों में उसके बेड पर पड़ा उसे गंदी नजरों से घूर रहा था। आप यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं पिताजी, कहकर वह अपने कपड़े ठीक करने लगी। लेकिन जरा उसका ढीठपन तो देखो। उसने तो लता को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। लता को अपने ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका ससुर ही उसके साथ। मैं आपकी बहू हूँ, फिर कैसे आप मेरे साथ? वह डर के मारे हकलाते हुए बोली। बहू? ठहाके मारकर हंसते हुए वह बोला, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें मुझसे ही वारिस पैदा करना है, और इसीलिए तो हम तुम्हें इस घर में बहू बनाकर लाए हैं। सुनकर लता को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला शीशा डाल दिया हो। वह कहने लगी, यह कैसी पागलों सी बातें कर रहे हैं आप? क्या शर्मो हया बेच खाई है? पर वह कुछ कहाँ सुनने समझने वाला था। फिर उसने लता के ऊपर झपट्टा मारा, लेकिन उसने अपने आप को उस दरिंदे से बचाने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने ही सुमित और उसकी माँ खड़े मिले। घबराकर वह अपनी सास से लिपटकर रोते हुए कहने लगी कि कैसे उसके ससुर उसके साथ जबरदस्ती करना चाह रहे हैं, उसे बचा ले। बहुत हो चुका है चूहे बिल्ली का खेल। कान खोलकर सुन लो तुम कि ये सब जो हो रहा है ना, वह सब हमारी मर्जी से ही हो रहा है, और हम तुम्हें इसी वास्ते इस घर में बहू बनाकर लाए हैं। ज़्यादा फड़फड़ाओ मत, और जो हो रहा है वो होने दो। अपनी सास के मुंह से भी ऐसी बात सुनकर लता का दिमाग घूम गया। उसे लगा वे बेहोश होकर गिर पड़ेगी। फिर अपने आप को संभालते हुए उसने कहा, तो क्या आपको भी पता है कि आपका बेटा? हाँ, और इसीलिए तो तुम जैसी साधारण लड़की को हमने इस घर में स्थान दिया, वरना लड़कियों की कमी थी क्या हमारे बेटे के लिए? पर मैं ही क्यों? यह बात हमें बताई क्यों नहीं गई? ये सारी बातें शादी के पहले क्यों धोखे में रखा आप सबने हमें? बताइए, बताइए ना, चीखते हुए लता कहने लगी। आप लोगों को क्या लगता है मैं यह सब चुपचाप सहती रहूंगी? नहीं, बताऊंगी सबको तुम सबकी असलियत। क्या कहा? असलियत? बताएगी किसे? अपने बाप को, जो दिल का मरीज है। सोच, अगर तेरे बाप को कुछ हो गया तो फिर तेरी माँ का क्या होगा? कहाँ जाएंगी वह तुझे लेकर? दुनिया को तो हम बताएंगे कि कैसे आते ही तुमने घर के मर्दों पर डोरे डालने शुरू कर दिए, और जब चोरी पकड़ी गई तो उल्टे हम पर ही दोष मढ़ रही है। लता को खींचते हुए सुमित कहने लगा, तुमने क्या सोचा कि तुम मुझे पसंद आ गई थी, इसीलिए हमने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया था? देख, करना तो तुम्हें वही पड़ेगा जो हम चाहेंगे, वरना। बात अधूरी छोड़कर उसने उसे उसके कमरे से बाहर निकाल दिया। पूरी रात लता ने बालकनी में रोते हुए बिताई। सुबह फिर उसकी सास कहने लगी, देखो बहू, जो हो रहा है होने दो। क्या फर्क पड़ता है कि तुम किससे रिश्ता बना रही हो और किससे नहीं? आखिर हम तो तुम्हें वारिस जानने के लिए इस घर में बहू बनाकर लाए हैं ना। इस घर और घर के लोगों से घृणा होने लगी थी लता को।
और अब एक ही सहारा था उसके पास, उसके ननद और नंदोई। अब वे ही थे जो उसे इस नर्क से आज़ाद करा सकते थे। लेकिन जब उनके मुंह से भी उसने वही बातें सुनी तो उसके होश ही उड़ गए। वह समझ गई कि उसकी शादी एक साजिश के तहत हुई है। 2 महीने हो चुके थे उसकी शादी को। इन 2 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब लता ने आंसू न बहाए। उसका ससुर जिस तरह उसे गिद्ध दृष्टि से देखता था वह सिहर उठती। किसी तरह अब तक वह अपने आप को उस दरिंदे से बचाई थी। इस बीच जब भी राजेश अपनी बेटी को लिवाने आते तो वे ये लोग कहकर उसे जाने से रोक देते कि अब उसके बिना यह घर नहीं चल सकता। उनके कहने का मतलब था कि वे लोग लता को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उसे कहीं जाने नहीं देना चाहते। मन ही मन खुशी से झूम उठते राजेश, यह सोचकर कि उनकी बेटी का उस घर में कितना सम्मान हो रहा है। लेकिन असलियत से तो वे वाकिफ ही नहीं थे कि उनकी बेटी के साथ इस घर में क्या क्या हो रहा है। लता भी अपने पिता के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी, इसीलिए चुप थी। लेकिन उस रात तो हद हो गई जब उसे उसके ससुर के साथ एक कमरे में बंद कर दिया गया। वह चिल्लाती रही पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। क्या करती बेचारी। उठाकर फूलदान उस दरिंदे के सिर पर दे मारा और जब उसके चिल्लाने की आवाज़ों से सब कमरे में आए तो वह सबकी नज़रें बचाकर घर से भाग निकली। अपनी बेटी को यूं अचानक अकेले और बदहवास अवस्था में देखकर राजेश और सावित्री हैरान रह गए। फिर जब उन्हें पूरी बात का पता चला तो जैसे उनके पैरों तले से जमीन ही खसक गई। आनन फानन में वे अपनी बेटी के ससुराल पहुँचे और जब उन्होंने उनसे अपनी बेटी के जुल्मों का हिसाब मांगा और कहा कि क्यों उन्होंने उन्हें धोखे में रखा तो वे उल्टे कहने लगे कि ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने ही अपनी पागल बेटी को उनके बेटे के पल्ले बांध दिया। धोखा तो उनके साथ हुआ है। अच्छा तो फिर ठीक है, आप अपने बेटे की जांच करवाएं कि वह नपुंसक है या नहीं, और मैं भी अपनी बेटी की दिमागी जांच करवाता हूँ। फिर तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना। तुम लोग क्या समझे कि हम चुप बैठ जाएंगे? नहीं, इस भ्रम में मत रहना। तुम सब ने अब तक मेरी शालीनता देखी है, पर अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। चाहे दुनिया की अब से बड़ी अदालत तक की क्यों ना जाना पड़े हमें, पर छोड़ूंगा नहीं तुम सबको। जेल होगी और तुम्हारा बाप, उसे तो कड़ी सजा न दिलवाई मैंने तो मेरा भी नाम राजेश नहीं। बोलते बोलते राजेश का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। राजेश की बातें सुनकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि झूठे और गुनहगार तो वो लेगी थे। अतः दिन में ही तारे नजर आने लगे उन्हें। क्या सोच रहे हो? रोको उसे। अगर वह पुलिस में चला गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। अपना पसीना पोंछते हुए सुमित के पिता ने कहा। उन लोगों को लगने लगा कि अगर यह बात पुलिस तक गई तो इज्जत तो जाएगी ही, उनका जीवन भी नहीं बचेगा। बहुत गिड़गिड़ाने पर कि वे जो चाहे उनसे ले ले, जितनी मर्जी थप्पड़ मार ले, पर पुलिस में न जाए। कहीं पुलिस कानून के चक्कर में उनकी बेटी का भविष्य और न बिगड़ जाए। यह सोचकर राजेश को भी यही सही लगा। लेकिन उन्होंने उनके सामने यह शर्त रखी कि सुमित लता को जल्द से जल्द तलाक देकर आज़ाद कर दे। मरता क्या न करता। बगैर किसी शर्त के सुमित ने तलाक के पेपर साइन कर दिए। पहली सुनवाई में ही फैसला हो गया। वहाँ से तो लता आज़ाद हो गई, लेकिन एक अवसाद से गिर गई। जिंदगी पर उसका विश्वास उठ गया। पूरा दिन बस अंधेरे कमरे में पड़ी रहती, न ठीक से कुछ खाती न पीती और न ही किसी से मिलती जुलती। कहीं बेटी को कुछ हो न जाए, कहीं वह कुछ कर ना ले, यह सोच सोचकर राजेश और सावित्री की जान सूखती रहती। बेटी की इस हालत का दोषी वे खुद को ही मानने लगे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था उन्हें कि क्या करे, जो फिर से लता पहले की तरह हंसे खिलखिलाने लगे, अपनी जिंदगी से उससे प्यार हो जाए। लता बेटा, देखो तो कौन आया है, उसकी माँ ने लाइट ऑन करते हुए कहा तो उसने नज़रें उठाकर देखा। उसकी आंखें चुंधिया गई। हमेशा अंधेरे में रहने वाले और एकाएक लाइट आंखों पर पड़ने के कारण उसे सही से कुछ नहीं दिख रहा था, पर जब उसने गौर से देखा तो देखती रह गई। मोहित,
होले से उसके मुंह से निकला। राजेश और सावित्री जानते थे कि कभी लता और मोहित एक दूसरे से प्यार करते, पर कह नहीं पाए। शायद उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया और खुद ही वे उसकी जिंदगी का फैसला कर बैठे। लेकिन अब मोहित ही उनकी बेटी के होठों पर मुस्कान बिखेर सकता था। वही है जो जिंदगी भर लता का साथ निभा सकता है। यह सोचकर उन्होंने मोहित को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। बहुत सकूचाट के बाद मोहित ने पूछा, कैसी हो लता? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है मुझे भूल गई। अरे मैं मोहित हूँ मोहित, अब याद आया? उसने उसे हंसाने के इरादे से कहा, पर फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे मोहित उसे पुरानी बातें, कॉलेज के दिनों की याद दिलाने लगा। कहने लगा कि कैसे वे दोनों सबकी नज़रें बचाकर रोज मिलते थे, कैसे कैंटीन में बैठकर कॉफ़ी पीते थे। मोहित उसे दुख से भरे अतीत से बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, पर लता थी कि बस शून्य में ही देखे जा रही थी। लता की ऐसी हालत देखकर मोहित की आंखों में भी आंसू आ गए। कहने लगा, आखिर तुम्हारी क्या गलती है लता, जो तुमने अपने आप को इस काल कोठरी में बंद कर रखा है? ऐसा करके क्यों तुम खुद को सजा दे रही हो? क्या अंधेरे में बैठने से तुम्हारी समस्या हल हो जाएंगी, या जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उसे सजा मिल जाएगी? बोलो। तो मैं क्या करूं मोहित, क्या करूं मैं? मैंने तो वही किया ना जो मेरे मम्मी पापा ने चाहा। फिर क्या मिला मुझे? अपने आंसू पोंछते हुए लता कहने लगी। उसकी बातें सुनकर सावित्री भी फपक फपक कर रोने लगी। लता का हाथ अपनी दोनों हथेलियों में दबाकर मोहित कहने लगा, ठीक है, कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम उन्हीं गलतियों को लेकर अपने जीवन को नर्क बनाते रहे। जिंदगी हमसे यही चाहती है कि हम अपने उजाले खुद तय करें और उन पर यकीन रखें। जस्ट बिलीव एंड विन। अवसाद और तनाव के अंधेरे को हटाकर जीवन को खुशियों के उजास से भरना कोई कठिन काम नहीं, बशर्ते हम बीती बातों को भूलने की क्षमता हो। लगता है एक डर आ गया है तुम्हारे अंदर, उस डर को तुम्हें बाहर निकालना होगा। क्या तुम्हें अपने माता पिता की फिक्र नहीं कि उन पर क्या बीतती होगी तुम्हारी ऐसी हालत देखकर? अरे उन्होंने तो तुम्हारा भला ही चाहा था ना, अपने लिए, अपने माता पिता के लिए। तुम्हें इस गंदाते अंधेरे से निकलना ही होगा। लता, मोहित की बातों का कुछ कुछ असर होने लगा था लता पर। कहने लगी, हम अपनी खुशियाँ, अपनी पहचान, अपना सम्मान दूसरों से मांगने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है मोहित? क्योंकि हमें अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता। अपनी आंखें खोलकर देखो गौर से, तुम्हारे सामने तुम्हारी मंजिल है। मोहित की बातों ने उसे नज़र उठाकर देखने पर मजबूर कर दिया, जैसे वह कह रहा हो कि लता, आज भी मैं उसी राह पर खड़ा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। बस तुम्हारी हाँ की देर है लता। फिर देखो कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। मोहित के सीने से लग लता बिलक बिलक कर रो पड़ी, जैसे सालों का गुब्बार निकल रहा हो उसकी आंखों से बहकर। मोहित ने भी उसे रोने दिया ताकि उसके सारे दुख दर्द उन आंसुओं के सहारे बाहर निकल जाए और वह अपने डरावने अतीत से बाहर निकल सके। बाहर खड़े राजेश और सावित्री की आंखों से भी एवरल आंसू बहे जा रहे थे, पर आज ये खुशी के आंसू थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? क्या आपकी ज़िंदगी में भी मुसीबत से निकालने के लिए मोहित जैसा कोई है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।